फैसल वावडा साहब वैसे तो पूरी नून लीग के लत्ते ले रहे हैं और धड़ाधड़ ले रहे हैं, लेकिन आप पर कुछ ज्यादा ही करम फरमाई कर रहे हैं। फैसल वावडा ऐसा है जैसे फैसलाबाद के घंटाघर को यरकान हुआ हो। फैसल वावडा ऐसे है जैसे मिख निकालते हुए किसी और की प्लेट में जा गिरे तो जो मुंह बनता है। कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा भी जो है ये आपको पासपोर्ट की वैलिडिटी तक लगता है, यानी कि लॉन्ग टर्म का। जब तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हो जाता कनाडा का वीज़ा आपके पास वैलिड खुद रहता नहीं है। एक्सपायर हो जाता। दसो कि केड़ी सोसाइटी च अच्छा प्लॉट सानू मिल जाएगा। हैं प्लॉट? हाँ, कम से कम 2-3 कनाल का। बहन तुम्हें तो गोश्त पकाना हो तो 3 दिन पहले कमेटी डालते प्लॉट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल, और नाज़रीन हमारे साथ आज मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हज़ारों पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क तालीम, सयाहत और इमिग्रेशन के मामलात में रहनुमाई फ़राहम की। वीज़ा इंडस्ट्री में एतमाद, शफाफियत और प्रोफेशनलिज्म का नुमाया नाम फ़ायज़ा कमल। लेकिन नाज़रीन पहले आपको लिए चलते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ। अच्छा राना साहब, ये फरमाइएगा कि फैसल वावडा साहब वैसे तो पूरी नून लीग के लत्ते ले रहे हैं और धड़ाधड़ ले रहे हैं, लेकिन आप पर कुछ ज्यादा ही करम फरमाई कर रहे हैं। हमें लगता है कि कोई थोड़ा सा पर्सनालिटी क्लैश है। पर्सनैलिटी क्लैश जो है वो किस चीज़ का? वो मेरे साथ जो है वो पर्सनैलिटी क्लैश तो उसका होता है जो बराबर हो। नहीं, मुवाजना मेरे साथ जो है वो कैसे कर रहा है, उसका मुंह तो ऐसे है जैसे भला कैसे है। राणा साहब ये क्या जुगत हुई? ये जुगत तब लगाते हैं जब जुगत जो है वो आ ना रही हो। और वैसे भी ये जुगत जो है वो पार्लिमानी है। तो जुनैद साहब, अगर जो है वो मेरा पर्सनालिटी क्लैश आपने करवाना ही है तो अपना ये वर्ल्ड कप चल रहा है, आप ये क्रिस्टियानो मैसी से करवा दें। क्रिस्टियानो मैसी? राणा साहब आपने जज्बात में आके दो नामों को मिक्स कर दिया, रोनाल्डो और मैसी। दो अलग अलग प्लेयर्स हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप मेरी सजी साइड का रोनाल्डो से और खब्बी साइड का मैसी से मुवाजना करा लें, मैं दोनों को कल ही निपट लूंगा। राणा साहब गल फिर भी नहीं बढ़नी। और कुड़िए घबराना, आप मैसी से करा दें, और मैसी अगर नहीं है तो फिर वैसी से करा दें। ओए वैसी नहीं है तो ऐसी तैसी से करा दें। मैं तो कहता हूँ जैसी से करा दें, पर कोई ऐसा जो है वो मसला नहीं है। और वाज़ेह रहे कि कई नौजवान जिनकी जो है वो शादी नहीं हो रही होती, वो भी शादी से पहले ऐसे ही जुमले बोल रहे होते हैं। और जहाँ तक बात रही फैसल वाडा की, तो वो जो है मेरी वजाहत से जेलस है। अच्छा, वो मेरी पर्सनालिटी से जो है वो जेलस है। और जितनी उसकी उम्र है उससे ज्यादा जो है वो इस लैलपुरिये मुंडे का तजर्बा है। मैं जुनैद साहब वो सिम्बा शेर हूँ जो जब दहाड़ता है तो पार्लियामेंट की दीवारें लरज जाती हैं। ये तो बिल्ली की आवाज है। लगता है आपने द लायन किंग नहीं देखी, उसमें सिम्बा जो है वो इतना सा ही होता है। 2.5-3 महीने का म्याऊं तो फिर भी नहीं करता। बड़ा हो जाएगा तो दहाड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। आप जो है वो सियासत में भी हमें देख रहे हैं। देखें, जब हम इक़्तिदार में आए थे तो म्याऊं म्याऊं कर रहे थे। अब आपने हल्की हल्की जो है वो हमारी दहाड़ महसूस की होगी। वैसे बड़े अफसोस की बात है सुहाना, मैं इतने अरसे बाद तुम्हारे शो में आया हूँ और तुम जो है वो मेरा मुवाजना फैसल वाडा से कर रही हो। वैसे तो तुम कहती हो लाला तुम्हारा ये करैक्टर मुझे बहुत पसंद है। फैसल वाडा ऐसा है जैसे फैसलाबाद के घंटाघर को यरकान हुआ हो। फैसल वाडा ऐसे है जैसे मिख निकालते हुए किसी और की प्लेट में जा गिरे तो जो मुंह बनता है। फैसल वाडा ऐसे है जैसे पर गर्मियों में रजाई ली हो। ओए मेरा मुवाजना अगर आप लोगों ने जो है वो किसी फैसल से ही कराना है तो फैसल रहमान से करा दें। ओए वो तो खुद ऐसे है जैसे पिछले साल किसी बच्चे अचारी आम की गेटक होती है। वैसे आप मेरा मुवाजना फैसल कुरैशी से करा सकते। राणा साहब आपको मुकाबले तो किसी से बनते ही नहीं है, आप राणा सनाउल्लाह हैं। हाउ क्यूट। राणा साहब जब आप ब्लश करते हैं ना आपका मुंह नीला हो जाता है। आप राणा सनाउल्लाह ही हैं। बाय द वे, आप एक हफ्ते में ये दूसरी शख्सियत हैं जिसने ये बात कही है। अच्छा, पहली कौन थी?
जेडी वैंस। अच्छा, जेडी वैंस ने भी कहा है? कहाँ? स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर लूसन में जब जेडी वैंस जहाज की पौड़ियां उतर रहा था अच्छा तो उसने मोहसिन नकवी से पूछा, यार वो ਤੁਹਾਡਾ फैसलाबादी मुंडा नजर नहीं आ रहा, वो किथे? उन्होंने कहा वो तो नहीं आए। लो जी, उन्होंने फौरन जो है जेडी वैंस ने ट्रंप को कॉल मिलाई। हेलो ट्रंप साहब, वो राणा सनावला ते आया नहीं ते की हुक्म है ਤੁਹਾਡਾ, वापस आ जाइए। और ट्रंप साहब ने पता है क्या कहा? क्या ठीक है कर लो मुज़ाकरात, पर ਉਹ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਜੇ। वाह जी, ट्रंप को भी पता है कि परे पंचायत क्या होती है। ਲੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ है? वो तो जो है वो हुक्के के लिए काला गुड़ मुझसे ही मंगवाता है और इतना बेवकूफ है, कहता है बादाम भी पाई। दुनिया का पहला बंदा है जो हुक्के के गुड़ में बादाम डलवाता है। और जुनैद साहब और तो और अरानी वफद जो है वो भी जो है वो मियाँ साहब से जो है मेरे बारे में पूछ रहे थे। अच्छा क्या उन्होंने जो है वो मेरा साफ लफ्जों में पूछा है, क्या? उर्फी तुमंदेश तकुकाए रकीबां आवाज सगा कम न कुनत रिस्क गदारां वेरिज राणा सनाउल्ला। और यही नहीं बल्कि वहाँ पे अमीर कतर भी थे, वो भी तो एक किस्म के उस महफिल के दूल्हा थे। वो भी सबसे यही पूछ रहे थे, क्या? बारी बरसी खटन गया सी खटकेड़े आंदा दाना, बारी बरसी खटन गया सी खटकेले आंदा दाना, वेरिज राणा वेरिज राणा वेरिज राणा तुन। तो यानी कि वो नज़रें वहाँ पे जो है वो इस राणा सनालो को ही ढूंढती रही हैं। मेरा तो वही था कि मैं इनवाइटेड नहीं था। इस बातों से आप देखें कि मैं वहाँ था भी और नहीं भी था। मैं अनसीन अनसंग हीरो था उस तकरीब का। क्या शायर ने इस पे खूब कहा है कि तू यहाँ आ भी गया है नजर नहीं आ रहा, तू यहाँ आ भी गया है नजर भी नहीं आ रहा, आ भी रहा है किधर है तू, हेलो भाईजान। वाह, फिर शायद अहमद सलमान साहब ने भी आपके बारे में ही कहा होगा, राणा साहब मैं हूं भी तो लगता है जैसे मैं नहीं हूं, तुम हो भी नहीं और ये लगता है कि तुम हो। वाह 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 वाह, क्या वाह, वाह। खूबसूरत। अच्छा जुनैद साहब, ये भी इस हफ्ते का दूसरा वाकया है। ये सिर्फ अहमद सलमान ने नहीं कहा बल्कि सऊदीया के मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी ये कहा। बस आप इस शेर में सिर्फ 2 तोन लगा दें, मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से मेरे लिए खराजे तहसीन बन जाएगा। और जुनैद साहब, मैं आपको जो है वो क्या बताऊं कि राणा सनाउल्ला कहाँ कहाँ जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। अच्छा, ये आपका जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें अर्जेंटीना का जो है वो ऑस्ट्रिया से मैच था और गोल पे जो है वो मारने के लिए मेसी साहब जो खड़े थे, यकीन जाने वो जो है वो किक मारने ही लगे थे, रुक गए। अच्छा, हालांकि गोलकीपर जो है बिल्कुल अकेला था, फुल चांस था डी में जाने का, हल्की सी जो है वो किक मारनी थी, गोल था, अच्छा नहीं मारी। अच्छा, पीछे मुड़ के देख के कहते हैं, ओए राणा साहब किथे ने? तो क्या बताऊं, राणा साहब की जो है वो कहाँ कहाँ जरूरत है। क्या बात। तो जुनैद साहब, ये तो मेसी की बात थी, रोनाल्डो की आप सुन लें। क्या? रोनाल्डो ने जो है वो अपने स्विमिंग पूल में मेरी तस्वीर लगाई हुई है और तस्वीर में जो है वो मेरी मूछें ऐसे ऐसे करती हैं। और यही नहीं जुनैद साहब, एक और तरीकी बात आपको फीफा ही से रिलेटेड सुनाता हूँ। आपको पता है इसमें शकीरा ने परफॉर्म करना किया। शकीरा परफॉर्म नहीं थी कर रही, अड़ी लगा के बैठ गई। कहती है कि जब तक मेरे सामने राणा सनाउल्ला जो है वो 10-10 के नोटों वाली कॉपी लेके नहीं बैठेंगे, मैं नहीं नाचूंगी। मैंने भी देख के कहा, छड़ शकीरा, कर दी थी ना महक मलक अली गाल। अच्छा, वापसी में शकीरा मेरे करीब से गुजरते वो मुझे कह गई है, क्या? वे सोनिया मुच्छा वालिया मैं रह गई तेरे ते। मैंने भी जुनैद साहब कम नहीं की। जब वो गुजर गई, मैंने पीछे से आवाज दी, बाजी ਤੁਹਾਡਾ दुपट्टा चेन च फंस रहा जे। और राणे की आवाज में कशिश चेक करें कि उसने स्कर्ट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपना जो है वो दुपट्टा चेक कर रही थी। एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अच्छा वायदा, ये बताएं कि पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि या तो लंगर खानों के बाहर रश है या वीजा और पासपोर्ट ऑफिसेज के बाहर। क्या कहीं कोई नया पाकिस्तान बन रहा है?
रश की यही वजह होती है, लोग चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान से बाहर मूव कर लें किसी ना किसी तरह, चाहे उनको कोई भी वीज़ा मिल जाए। और हर जगह जगह पे एजेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने लोगों को ये लालच दिया होता है कि आप 20-25 लाख रुपए इकट्ठा कर लें, आपको हम कनाडा भिजवा देंगे, आपको अमेरिका भिजवा देंगे, बस अपना जो है पासपोर्ट बनवा के आ जाएं। इसी वजह से जो है वो हम बल्कि जब यहाँ भी तक कह देखेंगे- देते हैं जी, वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा आपका पूछ चुका है, जल्दी करें। अगर इसी हवाले से हम देखेंगे मोस्टली लोग जो आ रहे होते हैं, अब जिनके पास एजुकेशन नहीं भी है, जिनके पास अपने बैंक स्टेटमेंट, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भी कंप्लीट हैं, वो भी चाह रहे होते हैं कि हम डायरेक्ट कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर लें। बेशक उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे वर्किंग की हो या ना की हो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए हों या ना किए हों, लेकिन वो जा रहे होते हैं कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल्ड होने। अभी तो आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे मुल्कों के वीज़े का भी लालच दिया जाता है नौजवान जो अभी मुल्क बने भी नहीं है। जैसे फाइलें नहीं होती प्लॉटों की, ना प्लॉट होता है ना कोई कहीं और होता है, फाइलों में ही होता है। वो मुल्क अभी फाइलों में हैं जिनके वीज़े हम ले रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अगर हम रोमानिया को देखें, रोमानिया का सिर्फ सुन ही रहे हैं अभी हम कि वो शेंजन जोन में एंटर हो जाएगा। शेंजन के साथ साथ शेंजन में बाकी 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो रोमानिया भी उसमें चला जाएगा। और बहुत सारे कई कंसल्टेंट्स मंचले इसलिए भी रोमानिया का वीज़ा लेते हैं कि वहाँ पर रोमांस बहुत है। और बहुत सारे आजकल नौजवानों को नारा भी यही है, यार इत्थों तो निकलो। हाँ, ये भी एक मसला है कि आपने भी ये मेरा ख्याल महसूस किया होगा कि एट एनी कॉस्ट नौजवान बाहर जाना चाहते हैं। इनका आप क्या हाल बताएंगी? हाँ, किसी भी कीमत पे वो बाहर जाना चाह रहे होते हैं, बेशक उनको अपना घर बेचना पड़े, अपने जानवर बेचने पड़े, कुछ भी अम्मा बेचना का पड़े, जेवर बेचना पड़े। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बेशक कुछ भी बेच के वो चाह रहे होते हैं कि हम चले जाएं। अभी रिसेंटली हमारे पास जो है वो मंडी बहाउद्दीन से 8-10 लोग इकट्ठे मिल के आए, दोस्त ही थे। कहते हैं जब हम पैदा हो जाते हैं तो हमारी माएँ तभी हमारे जहन में डाल देती हैं कि तुम लोगों ने हर सूरत यूरोप पहुंचना ही पहुंचना है। तो इसीलिए उनका माइंडसेट यही होता है, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने बस यूरोप पहुंचना है और वहाँ पे जाके काम करना होता है। और जब हमारी माएँ हमारे जहनों में ये डाल देंगी तो फिर हमने कानूनी गैर कानूनी नहीं है, फिर हमारे जहन में डंकी भी है, सब कुछ आ जाए। बिल्कुल, जब आपने ये सोचा होता है कि मैंने जाना ही जाना है, तो आपको सबसे आसान जो रास्ता लग रहा होता है वो यही होता है कि हम डंकी के जरिए पहुंच जाएं। हमारे जहनों में होता है कि यूरोप बाहें खोल के मेरा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं कि लीबिया का जो वाकया पेश आया वो इसी सूरत में आया कि उन्होंने लीबिया से आगे डायरेक्ट डंकी लगा के जो है बहरे रोम के जरिए आगे इटली पहुंचना था। अच्छा फायजा, ये बताएं कि नौजवान जब स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ता है? सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, एक तो हम कोर्स सेलेक्ट करते हुए बहुत बड़ी गलती करते हैं। सही। अब हमने रिसेंटली एप्लीकेशंस करवाई थी फरवरी इनटेक के लिए। उसमें क्या हुआ, आपने अगर बैचलर्स किया हुआ है आईटी में, बच्चा आगे से कोशिश कर रहा होता है कि मैं आगे मास्टर्स अप्लाई करूं मैनेजमेंट में, बिजनेस में। जब आपकी एक फील्ड नहीं होती, जब आप उसके ऑपोजिट जाके कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं तो वो बहुत बड़ी एक आपकी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी रिफ्यूज़ कर देती है। सही। और उससे बड़ी जो हम गलती करते हैं वो सबसे बड़ी हमारी गलती होती है कि हम जो अपने फंड्स शो करवा रहे होते हैं उसको हम प्रॉपरली हमने डिटेल से शो नहीं करवाया होता। अगर कि यूनिवर्सिटी जैसे कि जर्मनी है, स्पेन है, ये आपसे ब्लॉक अकाउंट की स्टेटमेंट मांगते हैं। ब्लॉक अकाउंट वो होता है कि जिसमें आपने यूनिवर्सिटी को अपने पूरे सेमेस्टर की फीस शो करवानी होती है, अपने वहाँ रहने के एक्सपेंसेस शो करवाने होते हैं। हम ब्लॉक अकाउंट नहीं देते हैं, हम जो है अपने प्रॉपर जो करंट रनिंग अकाउंट्स होते हैं हम उनको शो करवा देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि अब लोगों को लगेगा कि ब्लॉक अकाउंट शायद कोई बैंक की तरफ से नया अकाउंट ओपन होता है तो उसको ब्लॉक अकाउंट कहते हैं। ब्लॉक अकाउंट बेसिकली होता है जो सिर्फ आपने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ओपन करवाया होता है। आपने 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने का जो भी एक प्रोसेस टाइम है उतनी देर के लिए आपने उसमें अपने फंड्स डिपॉजिट करवा लिए, वो तब तक आपने यूज नहीं करना जब तक आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई उस रिस्पॉन्स अकाउंट ना आ में से जाए। पैसे निकलवाने नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, आप डिपॉजिट करवा सकते हैं, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सही। तो हम ब्लॉक अकाउंट शो नहीं करवाते हैं जिसकी वजह से मोस्टली हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अच्छा, स्टूडेंट वीज़े के लिए तालीमी वजूहात कौन सी हैं, जरा टेक्निकली वो भी ब्रीफ कर दें। जिसकी वजह से रिफ्यूजल होता है। हाँ। इसमें ज़्यादातर हम ये कोशिश कर रहे हैं, देखें अब हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जो है वो इंग्लिश हम इतनी फ्लुएंटली नहीं बोलते हैं, तो हमें जब हमने बाहर किसी भी कंट्री में अगर अप्लाई करना होता है वीज़ा, उसके लिए हमें जो है वो इंग्लिश टेस्ट कोई ना कोई रिक्वायर्ड होता है या हमें आइल्स रिक्वायर्ड होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो किसी तरह का कोई भी कोर्स या कोई भी टेस्ट नहीं देते हैं।
अब वो पढ़ने भी बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे होते हैं हम कोई टेस्ट भी ना दें। अभी बहुत सारे हमारे क्लाइंट इसी बैच के ऐसे थे जो चाह रहे थे कि हमारा वीज़ा भी लग जाए, हमने ना यूनिवर्सिटी में कोई टेस्ट देना इंग्लिश का, ना हम आइल्स क्लियर कर सकते हैं, ना हम इसका ऑल्टरनेट कोई भी जो है वो पीटी का टेस्ट भी हम नहीं दे सकते हैं। तो जिसकी वजह से उसका वीज़ा रिजेक्ट होता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं फिर वो एलिगेशन लगा के भेजती हैं, एटलीस्ट जो है अगर आप आइल्स क्लियर नहीं कर सकते, पीटी नहीं कर सकते, कोई अपने हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कोई इंग्लिश कोर्स जो है वो क्लियर करके हमें उसका प्रूफ साथ अटैच कर दें। तो जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है, खासकर आपको चाहिए कि आप आइल्स लाजमी क्लियर करें। आप पूरे 7 बैंड नहीं ले सकते हैं, आप 5.0 6.5 तक तो एटलीस्ट उसको गेन कर ही सकते हैं। जाहिर है वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा लगाते हुए अल्लड़ बल्लड़ बावेदा तो नहीं सुननी ना। बिल्कुल ऐसी ही बात है। अच्छा मिस फायजा, आप स्टूडेंट्स को वो मुल्क रिकमेंड करती हैं जहाँ पे शर्त ये होती है कि पहले वहाँ पे जाके मकामी ज़बान सीखें? बहुत सारे लोग, मैंने जिस तरह आपको बताया कि पाकिस्तान में जिस तरह हम पाकिस्तान में दोनों ज़ुबानें बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। इंग्लिश कोर्स उनके लिए क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बाकी उनके कोई जैसे जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज है, इटली में इटालियन, और साउथ कोरिया में उनकी ज़ुबान। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ होते हैं, एक तो लोग खुद ही उनको अवॉइड कर रहे होते हैं, दूसरा हम भी इनको रेकमेंड नहीं करते हैं कि पहले आपने या वहाँ कोर्स सीखना है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन्होंने पहले से ही ये आपका क्राइटेरिया एक मेंटेन करना होता है कि आपने यहाँ से ही उनकी जो है लैंग्वेज कोर्स करना है, उसमें इतने आपने नंबर्स लेने हैं, इतने आपके बैंड्स होने चाहिए, फिर उसके बाद ही आपका आगे जो इंटरव्यू है वो सिक्योर होकर आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा। तो इसलिए मैं कभी भी ये स्टूडेंट्स को नहीं रेकमेंड करूँगी कि आप अपनी पूरी जिस तरह सर ने बोला कि एनर्जी आपको पूरी उसी पे आपकी सर्फ हो जाती है। एनर्जी भी और पैसे भी, जी बिल्कुल दोनों ऐसा ही है। चीज़ें खर्च हो जाती हैं मकामी ज़बान सीखने पे, फिर बाद में वो जो डिग्री लेने गए होते हैं वो भूल जाते हैं, वहाँ पे कपड़ा बेचना शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा मिस फायजा, जिन मुल्कों को आप डील कर रही हैं पिछले 1 साल में, कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनमें बड़ी वीज़ा पॉलिसी में सख्ती आई है और कौन से ऐसे हैं जिनमें नरमी आई है, चाहे वीज़ा स्टूडेंट हो या टूरिज्म वाला हो? हाँ, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, ये लोग जानना चाहते हैं। टूरिज़्म के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें, ऑस्ट्रेलिया ने 2022 से लेके ऑनवर्ड 2024 तक जो है बिल्कुल वीज़ाज़ नहीं दिए। इवन के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी फ़ी पूरी पे की हुई थी, अपने कोर्सेज़ तक क्लियर किए हुए थे, उनको भी जो है वो रिजेक्शन मिलती रही है ऑस्ट्रेलिया में। और विज़िट वीज़ा तो फिर बहुत ही दूर रह जाता है, क्योंकि उसमें तो आपने कोई यूनिवर्सिटी की या कोई इतनी लंबी फ़ी आपने नहीं भरी होती है। तो 2024 से लेके अभी ऑनवर्ड तक ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो बहुत ही अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। 2025 में हमारे सितंबर से लेके आगे ऑनवर्ड हर महीने में जो है ऑस्ट्रेलिया के अप्रूवल्स आते रहे। अगर आपको वैसे जुगतें आती हैं फिर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिल जाता है। इस वक्त लाला सोच रहा है काश मैं जुगतें कर रहा होता तो विकी भाई की तरह इस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया में होता। अच्छा फायजा, ये तो आपने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया में पहले बहुत सख्ती थी लेकिन अभी कुछ नरमी आई है। अभी ये बताएं कि 1 साल के दौरान वो कौन से ममालिक हैं जहाँ पे खासी नरमी आई है वीज़ों? यानी लुट पड़ गई, यानी आपके घर आके दे रहे हैं हाँ जी वीज़ा। कनाडा के हवाले से हम देख सकते हैं कि कनाडा में 2026 में बहुत ही ज़्यादा नरमी आई है। अभी हमारे क्लाइंट, उनका रिसेंटली वीज़ा लग के आया है, वो लास्ट फ्राइडे हमारे ऑफिस में आए हुए थे और उनका जो वीज़ा लगना वो बिल्कुल ही गैर मुतवक्किल था उनके लिए भी और हमारे लिए भी। और इवन के लोग उनको देख के कह भी रहे थे, हमारे कुछ क्लाइंट्स ने, उनको एक क्लाइंट हमारे पास आया, वो कहता है अगर मेरी बहन देख ले इसका वीज़ा लगा है तो शायद वो खुदकुशी ही कर ले कि इसका वीज़ा अगर कनाडा का लग सकता है तो। अच्छा, ये आप बिजनेस वीज़े की बात कर रही हैं, स्टूडेंट वीज़े की बात कर रही हैं या टूरिस्ट वीज़े की बात कर रही हैं? टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से बता रही हूँ। और कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा भी जो है ये आपको पासपोर्ट की वैलिडिटी तक लगता है, यानी कि लॉन्ग टर्म का। जब तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हो जाता कनाडा का वीज़ा आपके पास वैलिड खुद रहता नहीं है। एक्सपायर हो जाता। अच्छा मिस फायजा, मेरा 1 दफ़ा का वीज़ा लगा हुआ है कनाडा का, तो मैं अगर दोबारा अप्लाई करूं तो जल्दी लग जाएगा? ये ऐसा हम सिर्फ सोच रहे होते हैं कि मेरा पहले वीज़ा लगा है, मेरे लिए दोबारा वीज़ा लगना बहुत ही आसान होता है। अगर पॉलिसीज़ में चेंज आता है तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल भी उसी क्राइटेरिया में रहते हुए चेक होती है। और हो सकता है कि दूसरी तरफ रिजेक्शन हो जाए, दूसरी हो सकता है कि अगर आपका पहली दफ़ा में रिजेक्ट हुआ था दूसरी दफ़ा अप्रूवल आ जाए। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने उन पॉलिसीज़ को, उस क्राइटेरिया को जो चेंज हुआ है सारा फॉलो किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अच्छा फायजा, आजकल हमारे पाकिस्तानियों में पॉलिटिकल असाइलम लेने का बड़ा जुनून चढ़ा हुआ है। वो लोग भी पॉलिटिकल असाइलम मांगते हैं जाके जिनको असाइलम का मतलब भी नहीं पता होता। हाँ बिल्कुल। तो इससे बाकी लोगों की वीज़ा लेने में प्रॉब्लम्स होती होंगी, तो ज़रा इसके बारे में बताएं कि ये क्या चक्कर है?
असाइलम की वजह से देखिए, असाइलम जो है वो जिनको वाकई में ही किसी चीज़ का कोई ख़तरा है अपने होम कंट्री से, जैसा कि कोई ऐसे होते हैं कि अपना मज़हब चेंज कर लेते हैं वहाँ पे जाके, या उनका मज़हब कुछ पाकिस्तान में होता है, या उनको किसी सियासी जमात की तरफ से कुछ भी होता है, वो वहाँ पे जाके वाकई में ही अपना असाइलम ले सकते हैं। असाइलम लेना आपका राइट है। हाँ, हमारे गांव में एक लड़का है, उसने ऑस्ट्रेलिया जाके असाइलम अप्लाई कर लिया कि मेरी जान को खतरा है। उन्होंने पूछा किससे है जान को खतरा? कहता है हमारे घर में भैंस है, वो मुझे किसी वक्त टक्कर मार के मार सकती है। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे गांव के लड़के को ऑस्ट्रेलिया जाना तो दूर की बात है, ऑस्ट्रेलिया कहना किसने सिखाया था? तो उन्हें असाइलम मंगया किस तरह होएगा? उन्हें वीजा ऑफिसर देके रोटी करके क्यों ना है, तो जरा असाइलम ते पा दे। नहीं, मैं ये कह रही थी कि असाइलम जो है आपका राइट है, आप असाइलम ले सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह बरतानिया में 10,000 स्टूडेंट्स ने असाइलम लिया, अब 10,000 के 10,000 का तो कोई मसला नहीं हो सकता। डेफिनेटली ये वो लोग हैं जिनकी वजह से बाकी जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होते हैं, जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होता है वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि फिर वीज़ा ऑफिसर की नज़र में हो जाएगा कि इन्होंने भी आके इसी तरह का कोई ना कोई इलीगल एक्ट कर लिया। बल्कि अब तो आलम ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट या टूरिस्ट से वीजा ऑफिसर कुछ और पूछता ही नहीं है कि जी किस लिए आए हैं, कब तक रुकना है, सीधा ही पूछता है कि जी आपकी जान को किससे खतरा है बताएं। और ज्यादातर के मुंह से बेसाख्ता निकलता है बीवी से। अच्छा, तो और वीजा ऑफिसर कहता है वो तो मेनू में है चाड़ी आप। अच्छा फायजा, बीइंग एक्सपीरियंस वीजा कंसल्टेंट, जब कोई आपके पास आता है आपको देख के अंदाजा हो जाता है कि या तो ये बंदा जाके स्लिप हो जाएगा या फिर ये असाइलम अप्लाई करेगा? जब हमारे पास क्लाइंट आ रहा होता है तो वो बड़ा ही अपना जो है पक्का होके आ रहा होता है कि मैंने वापस आना ही आना है। कॉन्फिडेंट आता है वहाँ। बिल्कुल, बड़ा ही वो इस चीज़ पे होता है कि मैंने वापस आना ही आना है, मैंने सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाना है, या मैंने सिर्फ स्टडीज़ करने के लिए जाना है। मैं जो टूरिस्ट स्पेशली होते हैं, मैं 10-15 दिन का टूर करूँगा और फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, या मोस्टली लोग जो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, लेकिन बाद में हमें वहाँ पे जाके पता चलता है कि ये बंदा तो अभी तक वापस ही नहीं आया, और मोस्टली हमसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं अब यहाँ से वापस नहीं आना, तो मुझे किस तरह हेल्प आउट किया जाता है। ये नई सिम भेज दें हमें कुछ। सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ एक आपको सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है, बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की सबसे बुरी बात आपको क्या लगती है? अपने साथ एमनाबाद की बर्फी ले जाने पे इसरार करना। जाते ही नया आईफोन खरीदना, खाला की बेटी से मंगनी तोड़ के नेशनैलिटी होल्डर लड़की ढूंढना, ऐसे स्टेटस लगाना जैसे लंदन का मेयर लग गया हो, स्टडी या विजिट वीजा पे जाना और स्लिप हो जाना। स्टडी और विजिट वीज़ा पे जाना और स्लिप हो जाना, यानी आपके यहाँ मंगनी तोड़ने की गुंजाइश मौजूद है। आपको बुरी नहीं लगी? मुझे यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा सर, एक बड़ा ही पुराना टॉपिक है जिसके हक में भी बात होती है, जिसकी मुखालफत में भी बहुत सारी बात होती है, और वो है पेशावर भिखारियों को भीख देना। हाँ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इनको डांट दो, क्या जरूरत है देने की, ये तो पेशावर हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें से भी ये बात निकाल लेते हैं कि जब अल्लाह के नाम पे हाथ फैला दिया है तो अजर तो तुम्हें अल्लाह ने देना है, तो अल्लाह के नाम पे आया हुआ हाथ वापस मोड़ने की क्या जरूरत है, तो भाई देनी चाहिए। अच्छा, सबसे ज्यादा ये बहस जो है पता है कब होती है? जब मियाँ बीवी जा रहे होते हैं, बीवी ये हरकत फरमाती है सबसे पहले। हाँ जी। और जो है शौहर है वो मना कर रहा होता है, और बीवी भी नेकी की वजह से नहीं करती। वो जब भिकारन या भिकारी आके कहता ना शहजादी लग रही हैं, बस उसका दिल साथ ही पसीज जाता है। नहीं नहीं सर, वो ये भी कहते ना कि जोड़ी सलामत रहे। अब बंदा कहता है कि जोड़ी सलामत रहेगी तो दूजी किवें आएगी, वो असली नहीं देंदा तो बुढ़ी देंदी है कि नहीं इंशाल्लाह यही जोड़ी रहेगी। अच्छा, बाज शौहर इतने मंचले और शोधे होते हैं, वो भिखारन को कहते हैं मेरी बीवी को छोड़ो, तुम सलामत रहो। तो लाला भाभी को पता नहीं चलता। और लाला तो भिखारन को देख के अपनी बेगम को कहता है कि देखो इसने मेरा रिश्ता ठुकराया था, आज भीख मांग रही है। और भाभी जवाब में क्या कहती हैं? कहती बेशक उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, लेकिन फैसला उसने गलत नहीं किया था। या वैसे कॉमेडी शो का मतलब ये नहीं कि जाती मामलात में मुदाखलत करें, हद हो गई। वैसे क्या हो गया? आप दोनों तो वहां थे ही नहीं। सर वैसे मेरा ख्याल है कि पेशावर भिखारियों को भीख देने के आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड से इतने डिस्कस हो चुके हुए हैं कि अब उसको मजीद डिस्कस करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। अच्छा चलो और कर लेते हैं ऐसे काम
जो ये भी तो उन्हीं कामों में शुमार होता है जो नेकी समझ के किया जाता है, लेकिन चलें गुनाह तो नहीं है लेकिन बिगाड़ का बायस बनता है। यही है ना, दूसरी तरफ से यही आर्ग्यूमेंट है ना, पेशावर बेकारियों को फ़रोग देना, उनकी हौसला अफजाई होती है और पेशावर जो बेकारी हैं उनकी तादाद में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा भी कई काम हैं हमारी सोसाइटी में जो हम नेकी समझ के करते हैं लेकिन माशरे में वो बिगाड़ पैदा करते हैं। सबसे बड़ी बात ये परिंदे आज़ाद कराना, हाँ, ये मन्नत मांगी हुई थी परिंदे आज़ाद कराना। जब भी आप परिंदे आज़ाद करवाते हैं ना, आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि आप 100 परिंदा आज़ाद करवाते हैं, 200 को दोबारा कैद करवाते हैं। भाई जाहिर है जब उसने परिंदे छोड़ देने हैं, उन्होंने फिजाओं में जाना है, जब दोबारा उसी शिकारी ने जाल फेंकना है या खरीदने हैं डीलर से, तो उसने तो बड़ी तादाद में ज्यादा पकड़ने हैं ना, हजारों की तादाद में। और जब ये देखना है कि ना ये भी परिंदे आज़ाद करा के या बताया जाता है, तो अपनी किसी सहेली को बताती हो कि जनाब मैंने फलां मन्नत या मुराद मांगी थी, इतने परिंदे आज़ाद कराए, मेरी मानी गई थी, तो सहेलियों ने अगले दिन 200 परिंदे आज़ाद कराने शुरू कर दिए। ऐसा ही है ये। तो फिर इसका मतलब है कि हम परिंदों की आज़ादी की बजाय परिंदों की असीरी में अपना किरदार अदा करते हैं। उनका तो बिजनेस है, उनका बिजनेस है, तो बढ़ाएंगे। हाँ। और सर इसी से जुड़ी एक प्रैक्टिस है जो हम नेकी समझ के करते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक है, चीलों को गोश्त देना। कोई चील तुम्हें उठा के ले गई? मैं बता रहा हूँ सर। अच्छा, नहीं खतरनाक कह रहे हो ना? गुस्सा मुझे इस बात का नहीं कि उसने मुझे उठा लिया, गुस्सा इस बात का है घर तक तो छोड़ के आती, बीच रास्ते में गिरा दिया, और जिस घर में गिराया उसमें 2 बच्चे खेल रहे थे, मुझे देखते खुशी से तालियां बजानी शुरू कर दी, अल्लाह ने हमें तीसरा भाई दे दिया, दे दिया। और 5 मिनट बाद माँ बाप में तलाक हो गए। अच्छा, ये जो चील गोश्त की प्रैक्टिस है ये इस हवाले से भी बहुत खतरनाक है कि बाज़ इलाकों में चीलें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि फिर वो फिजाई हादसात का बायस बनती हैं। हाँ जी, ये जो जहाज़ों से टकराते हैं परिंदे। सर आप जहाजों की बात कर रहे हैं, बाज दफा चील रोड पे इतनी जोर से डाइव लगाती है गोश्त उठाने के लिए और गाड़ियां टकरा जाती हैं। सर इसी तरह एक और प्रैक्टिस है जिसे हम नेकी या सवाब समझ के करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इससे बिगाड़ पैदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो है सोशल मीडिया पे हम बगैर तस्दीक के, बगैर पढ़े उसको एक कोई पोस्ट मजहबी हो या वैसे भी हो हम शेयर कर देते हैं। हाँ, उसके पूरे हमें सयाको सबाक का नहीं पता होता। बाज़ दफ़ा ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उसमें छुपी शरारत का नहीं पता होता, हमें समझ नहीं आती। और जिनको हम शेयर कर रहे होते हैं उनको समझ आ रही होती है, इसलिए हम बाय दिस वे और दैट वे हम बिगाड़ का बायस बनते हैं। या तो हमें एक सादा सा मैसेज है जो मेरे जैसे सादा बंदे को समझ आ रहा है, कामिल बंदे को समझ आ रही है कि यार ये तो सीधा सीधा मैसेज है, वो तो ठीक है चले, लेकिन अगर उसमें कोई शरारत छुपी हुई है या कॉम्प्लिकेटेड बात है या आप शक की नजर से देख रहे हैं, तो फिर तो आपको बिल्कुल वो पोस्ट शेयर नहीं करनी चाहिए। सर एक और नेकी है जो हम लोग अक्सर करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं मासूम मासूम चेहरे वाले, या वो ड्राइंग की बुक्स बेच रहे होते हैं या माचिस का डिब्बी बेच रहे होते हैं, डिब्बियां पकड़ी होती हैं हाथ में। अब हमें लगता है कि भाई ये मासूम बच्चे हैं तो हम उनसे खरीद लेते हैं, बल्कि खरीदते भी नहीं है, पैसे दे देते हैं उनको, हेल्प आउट कर देते हैं कि चलो कोई और खरीद लेगा। ये भी पेशावर भिखारी की एक किस्म है। हाँ, जबकि और हम उनकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। आप कभी नोट कर लें कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे बच्चों ने माचिस पकड़ी होती है, पिछले 2.5 साल से वही डिब्बी पकड़ी होती है, बारिश में भी वही डिब्बी काम आती है माचिस। मजाल है वो आग लगाने के काम आए। और शायद उस माचिस के नीचे लिखा भी होता है, दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। सर वैसे इस सोच की वजह से जो हजारों में चंद मुस्तहिक होते हैं जो वाकई चीजें बेच रहे होते हैं, उनका हक भी मारा जाता है। लाला फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं आज की खबर की जानिब। लाहौर में पेट्रोल पंप पर मेहंदी की तकरीब। पेट्रोल पंप पर मेहंदी की तकरीब? जी, अच्छा। मेहमानों के लिए कवाली नाइट का भी एहतमाम किया गया। हाँ। तकरीब खुले मैदान में थी। आंधी और बारिश के बाइस दुल्हन के खानदानों के करीबी पेट्रोल पंप पर इंतजामात करना पड़े। वाह, पेट्रोल पंप पे मेहंदी की तकरीब, लोगों ने जोड़े को सलामियां दी होंगी, दुल्हन ने फौरन कहा होगा 12 बज गए, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई हैं, सलामी भी बढ़ाओ। सर फिर दूल्हे को तो दूध पिलाई में हाई ऑक्टेन पिलाया होगा। हाँ भाई। और फिर दूल्हे ने कहा होगा यार 5 मिनट तक कहते आसे पासे कोई सिगरेट ना लावे। वैसे क्या ही मंजर होगा, दूल्हे ने हाथ में नोटों की गड्डी पकड़ी होगी और गाड़ियों वाले समझ रहे होंगे कि भाई ये दूल्हा इस पेट्रोल पंप पे काम करता है।
कहते हो कि वीरे ए गड्डी दी टैंकी भी फुल कर दे तो पिछले शीशे से जरा वाइपर भी मार दी। और लोगों ने भी दूल्हे की शेरवानी देख के कहा होगा यार ये पीएसओ ने स्टाफ की वर्दी बदल दी है। अच्छा, मजा तो उस वक्त आया होगा जब दूल्हे के बाप ने कहा होगा ओए आतिशबाजी ना करना पेट्रोल पंप से, पेट्रोल पंप वालों ने कहा ओ खोल के करो, असी केड़ा असली बेचण ने। सर आज की मुंतखब वीडियो में आपको कौवों का बिल गेट्स ना दिखाऊं? जरूर। ओ देखिए खैर जरा। वो कौवा 5000 का नोट जो है चोंच में लिए हुए, वाह। होए एक नहीं ज्यादा नोट लग रहे हैं। अच्छा, वाकई सर, में मुझे तो बिल्कुल। 5-6 नोट हैं भाई। सर मुझे लगता है ये अपने इलाके का तगड़ा बैंक लूट के आया है। ओ सर लगता है कौवे को आज सैलरी मिली है। और कभी से छुपाने की नाकाम कोशिश कर, नाकाम इसलिए कि आज तक कभी शौहर जो है वो सैलरी छुपाने में कामयाब हुआ है बीवी से? नहीं हुआ। दफ्तर वाला जो सैलरी देता है उसको नहीं पता होता, बीवी को पता होता है। सर कौवा बेचारा भी सोच रहा है यार इतनी सी सैलरी में पूरा महीना कैसे गुजरेगा। अच्छा, साथ वाले कव्वे ने इसके नोट देख के इसके करीब आके कहना यार कहाँ भरा साडा एका बड़ा मशहूर है, अद्धे नोट मैनू दे दे। मैंने कहा भा एका अपनी जगह, नोट अपनी जगह। सर मुझे लगता है ये खुददार कौवा है, इसने गोश्त खरीद के खाना है। एक दिन खरीद के खाएगा ना, कीमत का पता चलेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा, अगले दिन फिर मांग के खाएगा। सर ये वही प्यासा कौवा है जिसने गड़े में कंकर फेंक फेंक के पानी की सतह ऊपर करके पानी पिया था। फिर इतने सालों बाद इसने सोचा कि इतनी ज़रारत से बेहतर है बंदा 4 पैसे ही कमा रहा है और मिनरल वाटर खरीद के पिए। अच्छा, ये दुनिया का वाहिद कौवा है जिसको कोई ये नहीं कह सकता वे उड़ कोठे तो कावा, बल्कि कहते होंगे थल्ले आ कावा वे तेरी चूरी पावा वे। कल मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। नाज़रीन, कहते हैं उधार मोहब्बत की कैंची है, ये कैंची रिश्तों को कैसे काटती है, आइए आपको दिखाते हैं आज के स्किट में। मेरा गला इतना खराब है, मुझे खांसी का सिरप ही ले दो। अभी बारिश होगी ना, इंशाल्लाह तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। और वैसे भी तुम ना खांसी अच्छी नहीं लगती, इसको ना स्टॉक कर लो। जिस तरह खंड नहीं बंदा अपना स्टोर कर लेंदा, इस तरह खंग स्टोर कर ले। लोकी कहणगे ना घर खंग खंड खुली पई है। मैं कह दूं कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कोई मेडिसिन ला दे तो तुमने कहना होता है स्टीम ले लो। और अगर मैं कह दूं पिछले दिनों मुझे कितनी स्किन एलर्जी हुई थी, तो बचना का मौसम है, कोई गल नहीं, बच्चर खत्म हो जाएंगे, स्किन ठीक हो जाएगी। पता नहीं केड़े छपड़ी नाल मैनू ब्याह दिता है, इन्ना कंजूस बंदा। मैनू बड़ा मलका लिस्बत देती है। ए शक्कर बंडा वे तेरा सांडू तो से मिलने आयो। माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी मिठाइयां लेके आई हो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ? यार ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਂਢੂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੱਥ ਇੰਝ ਹੀ ਆਇਆ ਇੰਝ ਕਰਕੇ। भाईजान तुसी अपनी आदत तो बाज ताने ही मारी जांदे हो। बहन है मेरी। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ? अच्छा बता ना ये मिठाई किस चक्कर में लेके आई है? मिठाई मेरे शौहर बताएंगे। अच्छा खुशी आने वाली है ना। वाह वाह वाह। ए बच्चा ज्यादा नहीं रो रहा? जिन्हों के घर होया इन्हों के घर चुप ही नहीं करना। भाईजान खुशी आने वाली नहीं, खुशी आ चुकी है। तो तुम ही आ गए हो तुसी? ਉਹ ਕਾਕਾ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਘਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾਂਭਦਾ ਹੋਏਗਾ? हर बात का तमाशा। ਉਹ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪਲਾਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। प्लॉट? हाँ कम से कम 2-3 कनाल का। बहन तुमने तो गोश्त पकाना हो तो 3 दिन पहले कमेटी डालते। प्लॉट? ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਤੇ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। मजाक कर रही है ना? ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਹੀ ਛੁਡਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। अच्छा भाई ये बताएं इस्लामाबाद में फार्म हाउस कैसा रहेगा, ये बताएं। है ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਪੁੱਤਰ। मुझे लग रहा है इसके दिमाग का कोई इलाज कराओ, इनको कुछ चक्कर शक्कर आ गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਰਾ ਨੇ 골ਡ ਦੇ ਕੰਗਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਜੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। शक्कर बंडा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਗਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਨੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਾਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਨੇ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੂਟੀ ਖੋਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ पैसे ना मंगना। असली पैसे नहीं मंगने,
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਲਾ ना करे ले ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ। ਪਾਇਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰਾ? ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15,000 ਦਾ ਬਾਉਂਡ ਰਖਾਇਆ ਤੇ 9,000 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਾਇਆ, ਆਹੋ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯੈਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈਜਾਨ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। 3 करोड़ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਉਂਡ ਨਿਕਲਾ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਉਂਡ? ਜਿਹੜਾ ਰਖਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਰਖਾਇਆ? ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਉਂਡ ਐ ਸੀ 15,000 ਵਾਲਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ? ਸਿਰਫ 9,000 9,000 ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 6,000। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ 6,000 ਦੇ 500 ਉੱਤੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਣ। भाईजान कैसी गल्ला कर रहे हो? सही तो कह रहे हैं भाई, अपना बाकी पैसे पकड़ो और जाओ। नहीं नहीं आप हमें वो बॉन्ड दे ਤੁਸੀਂ 9 ਨਾਲ 9 18,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅਸੀਂ ਸੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਨਾਲ 18 ਲਈਏ। ऐसे ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? 9,000 ਜੀ। ਤੇ 9,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਣੇਗੇ? ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੌਂਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਖਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਤੇਰਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੌਂਡ ਪਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੁੜਾ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ 9,000 ਨਹੀਂ ਸੀ। बाजी इस तरह ना करो, मैं थोड़ी छोटी भैन हाँ। हाँ तो इसलिए तो तेनू इन्ने पैसे धारे दिते ने। साढ़े दिन फिरन लगे ने ते तुसा अखा ही फेर लईयां ने। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਫੇਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੱਬਾ। भाईजान ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੌਂਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ 7-7 ਦੇਗਾ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ 15 ਦੇਗਾਂ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੌਂਡ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋਗੇ। एक ना एक दिन ते वेखना ही है। ਚਲੋ 9,000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਉਧਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਰ ਹੈਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 3,000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਇਨ ਉਹ ਟੋਟਲ ਪਾ ਕੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਬੌਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। जाने 1000 रुपये किराया भी देईदा है। ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਉਂਡ ਨਿਕਲਿਆ? 3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਦਾ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। 3 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਣ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੀਲ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਣਾ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ 10:15 ਵਜੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਡੀਲ ਕੈਂਸਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, 10 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈ ਗਿਆ। 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। तो पायन 1 करोड़ 90 ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। और जिस दिन तुम्हारे बाप की डेथ हुई सबसे पहला फोन उठा के तुमने इनको कर दिया और ये दिल पकड़ के बैठ गए। मैंने कॉल करके डॉक्टर को बुलाया, आते ही डॉक्टर ने कहा 6 स्टंट डलेंगे, 2 उसने नकद डाल दिए और 4 रखे हाथ में के पानी के साथ ले लो। बन गया ना 50 लाख हो। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਸਟੰਟ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਤਾ, ਸਟੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੰਟ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਸਟੰਟ ਇੱਧਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। चलो 10 लाख रुपया माफ कर दो। ਚਲੋ ਉਤਲਾ 10 ਲੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਚ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਠੋ ਚੱਲੀਏ ਇੱਥੋਂ। ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਕਰੂਜ਼, ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ 15,000 ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ? 15,000 ਦਾ ਬਾਉਂਡ ਸੀ, ਜੀ। 9 ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖ 6,000 ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ, हाँ जी आ गया जी। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ 15,000 ਪੂਰਾ। हाँ जी 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜ਼ਰਾ, 15,000 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी जी आ गया। ਤੇਰਾ 15 ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, हाँ जी ਆ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ 15 ਆ ਗਿਆ। ठीक है जी ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। हाँ जी ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। चल चुक डब्बा। ਕਿਉਂ? 15,000 ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 11.5। ਹਾਂਜੀ 15,000 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮ ਜ਼ੁਲਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੌਂਡ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੌਂਡ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖੀਏ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ। हाँ 21,000 ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ। हैं? ਚੱਲ ਚਲੀਏ। नहीं मिठाई ते इत्थे रख जा। ਮਿਠਾਈ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। नाज़रीन, ये था आज का देश पर चलते चलते आज की छोटी सी बात। आजकल किसी पर अंधा एतबार कर लिया जाए तो वो आपको अंधे के साथ साथ बहरा और गूंगा भी समझ लेता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।